चलिए अब शांति बना के बैठ जाएंगे सारे लोग। और लास्ट क्लास में हम लोग कहां तक डिस्कस कर लिए थे? गुलाम वंश के समय में झारखंड हम लोग पढ़ लिए थे ना। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मध्य काल में जिस समय पूरे भारत में दिल्ली सल्तनत चल रहा था, और दिल्ली सल्तनत में पहला कौन सा वंश था? गुलाम वंश। और गुलाम वंश के पहले शासक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए मत, कुतुबुद्दीन ऐबक। और ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी। तो हम लोगों ने चर्चा किया था कि बख्तियार खिलजी कहां पे आक्रमण करने जा रहा था? बंगाल। बंगाल में उस समय किस वंश का शासन था? सेन वंश। सेन वंश, सिंह नहीं। और सेन वंश का शासक कौन? तो हम लोग क्या बताए थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी पश्चिम बंगाल की राजधानी नादिया पर आक्रमण करने जा रहे थे। कहां आक्रमण करने जा रहे थे? पश्चिम बंगाल की राजधानी नादिया पर आक्रमण करने जा रहे थे। और यहां का शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। यहां के शासक कौन थे? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन, यही कहानी था ना। यहाँ के शासक कौन? लक्ष्मण सेन। फिर हमने कहा कि इसके बाद चाहे इल्तुतमिश राजा बने, चाहे रजिया सुल्तान राजा बने, इन लोगों के शासन काल में झारखंड में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। झारखंड ज्यों का त्यों बना रहा। ये कहानी था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खिलजी वंश के समय काल में झारखंड। लगाइए हेडिंग आप लोग, खिलजी वंश। क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी, है ना? एकदम आ रहे हैं। क्या लगाना है आप लोगों को हेडिंग? खिलजी वंश के समय काल में झारखंड। बाकी तो आप लोग खिलजी वंश के बारे में इतिहास में पढ़िएगा। कहां पढ़िएगा? इतिहास में। हम लोग झारखंड हिस्ट्री में केवल चर्चा करेंगे कि इसके समय में हमारा झारखंड में क्या हो रहा था, झारखंड की क्या स्थिति थी, इस बारे में हम लोग केवल बातें करेंगे। हम लोग क्या जानते हैं? खिलजी एक वंश है, डायनेस्टी है। हाँ, खिलजी वंश के समय काल में झारखंड, हेडिंग लगाइएगा। पहला पॉइंट देखिए, ऐसे आपको याद ही रखिएगा कि खिलजी वंश का फाउंडर कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश की स्थापना हुई और इसके संस्थापक कौन हुए? जलालुद्दीन खिलजी। कब से कब तक? 20। वेरी गुड। 1290 से लेकर 1320। तो जलालुद्दीन खिलजी ने जिस समय खिलजी वंश का स्थापना किया, किसको हराकर? गुलाम वंश को हराकर। तो इसके समय काल में कोई भी ऐसा घटना नहीं हुआ, क्योंकि अगर कोई नया राजा बना, नया वंश बना, तो उसको अपना क्षेत्र को क्या करना पड़ेगा? मजबूत बनाना पड़ेगा। जब तक जड़ ही मजबूत नहीं होगा, वो आसपास के ब्रांचेस कैसे फैलाएंगे? कोई भी पेड़ को भी आगे बढ़ने के लिए मजबूत क्या चाहिए? जड़ होना चाहिए। तो गुलाम वंश के जगह पे नया वंश कौन आया? खिलजी वंश। अब जब नया वंश आया, दिल्ली की गद्दी पर बैठा, उसका पहला मोटो क्या होगा? कि दिल्ली में अच्छा से क्या बनाया जाए? कब्जा बनाया जाए। क्योंकि जो भी लोग गुलाम वंश के समर्थक होंगे, वो क्या खिलजी वंश को पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। यानी जलालुद्दीन खिलजी ने झारखंड क्षेत्र में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ना तो आक्रमण करने के लिए किसी को भेजा और ना ही आक्रमण किया। मतलब जलालुद्दीन खिलजी के समय हमारे झारखंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बात समझ में आया? तो लिख लेना है कि जलालुद्दीन खिलजी ने अपने शासन काल में, जलालुद्दीन खिलजी ने अपने शासन काल में, जलालुद्दीन खिलजी ने अपने शासन काल में, अपने शासन काल में अपनी सल्तनत को, अपने शासन काल में अपनी सल्तनत को स्थायित्व, अपनी सल्तनत को, सल्तनत मतलब राजपाट, सल्तनत को स्थायित्व, स्टेबिलिटी, स्थायित्व बोले तो स्टेबिलिटी,
सल्तनत को स्थायित्व प्रदान किया, स्थायित्व प्रदान किया एवं आसपास के, ब्रैकेट में लिख के देखिए, झारखंड के क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का, झारखंड के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का आक्रमण, किसी भी प्रकार का आक्रमण नहीं देखने को मिलता है। अर्थात जलालुद्दीन खिलजी के समय काल में, जलालुद्दीन खिलजी के समय काल में झारखंड में, जलालुद्दीन खिलजी के समय काल में झारखंड में कोई भी प्रभाव, जलालुद्दीन खिलजी के समय काल में झारखंड में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। किसके समय काल में कोई प्रभाव नहीं पड़ा? चलो, लेकिन पूरा खिलजी वंश का या पूरे दिल्ली सल्तनत का आप कह सकते हैं सबसे खूंखार शासक अलाउद्दीन खिलजी। नाम से ही आधा आदमी इसको खौफ था, ऐसा शासक बना था कि उसके नाम से लोगों में क्या था? खौफ बना हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी, है ना। इसको भी सपना था सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनने का, पर इनके गुरु रहते हैं जो इनको समझाते हैं कि विश्व विजेता बन के क्या कर लोगे, कौन सा विश्व को अपने साथ लेके जाओगे, तो जहां पे हो वहीं पे राज करो। यानी इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी के बाद खिलजी वंश या दिल्ली सल्तनत के गद्दी में कौन बैठेगा? अलाउद्दीन खिलजी। जब आप लोग हिस्ट्री में पढ़िएगा ना, इसके बारे में बहुत कुछ पढ़िएगा। घोड़ों में दाग प्रथा लेके आएगा, बाजार नीति आएगा। इसके समय का रूल रेगुलेशन बहुत अच्छा था, भले ही ये क्रूर शासक था, लेकिन माप तौल इतना अच्छा था कि कोई भी व्यापारी गलती से भी अपने माप तौल में गलत माप नहीं रखता था। खतरनाक रूल रेगुलेशन था। मान लेते 1 किलो सामान दिया, 100 ग्राम कम दे दिया, तो बॉडी से 100 ग्राम मांस काट के डाल दिया जाता था, सीधा सीधी। अगर आप मापतोल में कोई व्यापारी हैं और आप धोखेधड़ी कर रहे हैं, घाटा कर रहे हैं किसी कस्टमर का, 100 ग्राम कम दे रहे हैं और पता चल गया उसको, उसका सजा एक ही था कि उनके बॉडी से 100 ग्राम मांस काटो और तौल दो। तो इस तरह का सजा था। दाग पर था, घोड़ों को दागा जाता था कि घोड़ों को सिंबल कि किस किस्म का क्या है, घोड़ा है। इनके मंडप नीति पढ़िएगा कि इनका जो बाजार नीति था, साहे दहसाला वगैरह बहुत तरह नीति लेके आएगा, अच्छा नीति लेके आएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम है इसका? अलाउद्दीन खिलजी। फिल्म में जिसको लेकर अब इंडिया में कोई मूवी बनेगा, उसमें पाकिस्तान को जीतते हुए दिखाया जाए तो फिल्म कितना चलेगा? पता चला सिनेमा हॉल को तोड़ के बाहर आएगा, सिनेमा हॉल तोड़ दिया जाएगा। तो जो इसी कंडीशन है अलाउद्दीन खिलजी। चलिए, हाँ, लेकिन एक बात क्या बताएं, क्रूर शासक था। क्रूर मतलब बहुत ज्यादा क्रूर। जिस तरह से हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? चंगेज खान की बात कर रहे हैं कि आक्रमण करना है तो करना है, लूटना है तो लूटना है, मार काट तबाही मचा के रखा था। क्लियर? तो जैसे ही ये राजा बना, ये किस नीति को आरंभ किया? साम्राज्यवादी नीति की, विस्तारवादी नीति कि आसपास के जितना क्षेत्र है सब किसके नीचे रहेगा? दिल्ली सल्तनत के झंडे के नीचे काम करेगा। मतलब सबको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने कैसी नीति को अपनाया? साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्यवादी नीति, या फिर इसको आप क्या बोलिएगा? विस्तारवादी। लगातार अपने एरिया को ये क्या कर रहा था? एक्सप्लेंड कर रहा था, एक्सपेंड कर रहा था, फैला रहा था, अलग अलग क्षेत्र को जीतते जा रहा था और दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना रहा था। नॉर्थ से लेकर साउथ तक सबको जीतना था। तो जब नॉर्थ को जीतने लगा, धीरे धीरे कहां पहुंचेगा? अब झारखंड पहुंचा, और झारखंड को पार करेगा तब ना उड़ीसा, और फिर साउथ दक्षिण पहुंच जाएगा। तो इसी क्रम में जब ये यहाँ पे शासक बना, तो ये किसको भेजा? सबसे पहले अपने एक सेनापति को भेजेगा जिसका नाम है छज्जू मलिक। किसको मिलेगा? छज्जू मलिक, या फिर मलिक छज्जू।
दोनों नाम इसी का, याद रखिएगा। सबसे पहले अलाउद्दीन किसको भेजेगा? अपना सेनापति को भेजागा। अलाउद्दीन का कौन? सेनापति। क्या नाम है? छज्जू मलिक या फिर मलिक छज्जू। इसको आप क्या बोल सकते हैं? मलिक छज्जू। एग्जाम में दोनों नाम आता है, छज्जू मलिक या फिर मलिक छज्जू। इसको भेजा, कौन भेजा? अलाउद्दीन खिलजी। क्या कह रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने झारखंड क्षेत्र में आक्रमण करने के लिए किसको भेजा? अपने सेनापति छज्जू मलिक या फिर मलिक छज्जू को भेजा। उस समय हमारे नागवंश के महाराज कौन थे? फेनूकर। कौन थे? फेनूकर। तो जब पहली बार एक छोटा सा सेना लेके कौन आया? छज्जू मलिक। तो फेनूकर ने उसको हरा दिया। हरा दिया मतलब रोक दिया, ना वो जीता ना ये जीता, पर वहीं पे क्या हो गया? मतलब वार खत्म हो गया और सेना को वापस लौटना पड़ा। क्योंकि उस समय के जो हमारे नागवंश के राजा थे, कौन थे? फेनूकर। फेनूकर ये प्रतापी शासक थे। इसके रहते हुए छज्जू मलिक ने पूरे झारखंड पे कंट्रोल नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही फेनूकर्ण का क्या हुआ? देहांत हुआ, और इनके जगह पर नागवंश का, नागवंश बोल रहे, इसका मतलब क्या हुआ? झारखंडी सुल्तान, छोटनागपुर के महाराजा। जैसे ही छोटनागपुर के महाराजा बेनूकर्ण के बाद कौन बने? सॉरी, फेनूकर्ण के बाद कौन बने? बेनूकर्ण। तो बेनूकर्ण को छज्जू मलिक या मलिक छज्जू ने टैक्स देने से क्या कर दिया? विवश कर दिया। विवश कर दिया। कहानी को फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना है। जलालुद्दीन खिलजी के बाद राजा कौन बना? अलाउद्दीन खिलजी। खूंखार राजा, साम्राज्यवादी नीति, चारों तरफ टैक्स चाहिए। पता चला कि भैया ये छोटनागपुर वाला इलाका है, यहाँ के लोग क्या नहीं देते हैं? टैक्स नहीं देते हैं। तो अपना सेनापति किसको भेजा? मलिक छज्जू को, कि जाओ निपटा के आओ। जैसे ये अपने सेना लेके पहुंचा, तो हमारे छोटनागपुर खास के महाराज कौन? फेनूकर्ण। ये अपने सेना को लेकर तैयार थे, ये कुशल शासक थे। इनकी जो छोटी सी सेना आई थी, इस सेना को परास्त नहीं कर पाई, और सेना को क्या पड़ा? वापस लौटना पड़ा। लेकिन जैसे ही फेनूकर्ण का देहांत हुआ और नया शासक कौन बना? बेनूकर्ण। तो बेनूकर्ण को मलिक छज्जू ने टैक्स देने से क्या कर लिया? विवश कर लिया। मतलब इसको हरा दिया और टैक्स देने के लिए मजबूर कर लिया। यानी बेनूकर्ण ने अब अलाउद्दीन खिलजी को टैक्स देना चालू कर दिया। याद रहेगा, टैक्स तो दे ही रहे थे। फिर कहानी आगे बढ़ेगा, तो अलाउद्दीन खिलजी का एक और सेनापति था, इसको हजार दिनारी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के जीतने के पीछे सबसे जो की पॉइंट है वही था, कहते हैं ना कि हुकुम का इक्का, वही था। कौन? मलिक कफूर। कौन था? मलिक कफूर। अलाउद्दीन खिलजी का ही एक और मतलब सेनापति था, उसका नाम क्या है? मलिक कफूर। मलिक काफूर, इसको हजार दिनारी कहा जाता है। मलिक कफूर इसको 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए इसको, हाँ 1000 दिनार, सही पैसा होता है ना, उस समय दिनार चलता था, आज भी चलता है अरेबियन कंट्री सब में, दिनार, रियाल, दिरहम। तो इसी मलिक कफूर, क्या कहते हैं इसको हम लोग? हजार दिनारी। हाँ, सही बोल रहा है, हजार दिनारी। 1000 दिनार इसको कीमत था, बाजार से खरीद के आया था। कि उस समय गुलामों को, इंसानों को भी बेचा जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को खरीदा जरूर था, पर अपना सेनापति बनाया था। और अलाउद्दीन खिलजी के मैक्सिमम जो बड़े बड़े अभियान हुए, उसमें ये मेन मतलब क्या था? की पॉइंट होता था। यही गया था दक्षिण भारत के अभियान के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने जब दक्षिण भारत को अपने में मिलाना खोजा या धीरे धीरे मर्ज किया, तो दक्षिण भारत का अभियान किसने किया? मलिक कफूर। और मलिक कफूर झारखंड से होकर ही गुजरा था। झारखंड से मतलब छोटनागपुर का नागवंश, सिंह वंश, उड़ीसा, इधर से ही जाएगा ना। इस पूरे क्षेत्र से कौन पार हुआ था? मलिक कफूर। ये किसके समय की कहानी बोल रहे हैं? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। पूरा कहानी समझ में आया? तो पहले तो डायग्राम बना लेंगे और फिर लिखेंगे। रिवीजन करते समय डायग्राम जरूरी है, इससे आपको तुरंत याद रहेगा। हाँ,
कि पूरा लिखाना पड़ेगा? लिखाना पड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी, देखिए इन्होंने विवश तो कर दिया था, लेकिन टैक्स को वसूल के ले जाने वाला कौन था? मलिक कफूर। मलिक कफूर 1310 में अप्रत्यक्ष रूप से। अभी लिखाएंगे उस लाइन को, अभी आएंगे उस लाइन पे। इतना लिख लिए कि लिखाना पड़ेगा। हो गया? लिखवा दे, जल्दी लिखो। सीधा अलाउद्दीन खिलजी से लिखाएंगे। लिखो, अलाउद्दीन खिलजी ने झारखंड क्षेत्र में, अलाउद्दीन खिलजी ने झारखंड क्षेत्र में आक्रमण करने के लिए, अलाउद्दीन खिलजी ने के लिए अपने सेनापति मलिक छज्जू को, आक्रमण करने के लिए अपने सेनापति मलिक छज्जू को, अपने सेनापति मलिक छज्जू को भेजा। किसको भेजा? मलिक छज्जू को भेजा। अपने सेनापति मलिक छज्जू को भेजा। आज मैच नहीं है क्या? आप लोग सब यहां दिख रहे हैं। किसको भेजा? मलिक छज्जू को भेजा। अभी हम लोग आएंगे इसमें भी, खत्म करने के बाद। क्या किसको भेजा? हाँ, इसी में आएंगे। किसको भेजा? मलिक छज्जू को भेजा। आगे नेक्स्ट लिखिए, इस समय उसी में, इस समय मतलब मलिक छज्जू को भेजा। देखिए, इस समय, एट दिस टाइम, इस समय छोटानागपुर खास के, इस समय छोटानागपुर खास के नागवंशी राजा, इस समय छोटानागपुर खास के नागवंशी राजा फेनू, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधा पूछ लेगा, अलाउद्दीन खिलजी के समय छोटानागपुर खास के राजा कौन थे? पहले क्या है? फेनूकर। फेनूकर थे। देखिए, फेनूकर ने कुशलता के साथ, फेनूकर ने कुशलता के साथ छज्जू मलिक का या मलिक छज्जू का सामना किया। फेनूकर ने कुशलता के साथ, स्किल्ड, विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ इसका सामना किया, छज्जू मलिक का सामना किया। फुल स्टॉप देखिए, बाद में लिखेंगे कि फेनूकर्ण के उत्तराधिकारी बने। फेनूकर्ण के उत्तराधिकारी मतलब आफ्टर दैट, फेनूकर्ण के उत्तराधिकारी बने बेनूकर्ण। फेनूकर्ण के उत्तराधिकारी बने बेनूकर्ण को बाद में परास्त करके, फेनूकर्ण के उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी मतलब क्या बोलते इसको हम? हेरिडिटरी, इसके बाद बनने वाले उत्तराधिकारी बने। फेनूकर्ण के उत्तराधिकारी बने बेनूकर्ण को बाद में परास्त करके, मतलब हरा कर, हाँ, परास्त करके ये वर्ड लिखिएगा, एग्जाम में हो सकता है यही वर्ड आपको देखने को मिले। परास्त करके माल गुजारी, माल गुजारी, क्या वर्ड लिखे हम लोग? माल गुजारी। ब्रैकेट में यही लिखना है, टैक्स, समझने के लिए टैक्स, पर एग्जाम में टैक्स वर्ड नहीं मिलेगा। हो सकता है कौन सा वर्ड मिले? माल गुजारी मिले। हाँ, माल गुजारी देने के लिए विवश कर दिया, माल गुजारी देने के लिए विवश कर दिया। तो पूछेगा कि पहली बार कौन से नागवंशी महाराज थे? कौन से नागवंशी महाराज जिन्होंने टैक्स दिया था? बेनूकर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है।
पहली बार कौन से नागवंशी महाराज थे, यहाँ क्वेश्चन खत्म हुआ नहीं था, आगे बढ़ना था ना, कि जिनको क्या हुआ था, टैक्स देने के लिए विवश कर दिया गया था। तो कौन सा कर? बेनू कर। क्लियर? अब नेक्स्ट लिखेंगे जल्दी से कि अलाउद्दीन के सेनापति, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पॉइंट, अलाउद्दीन के सेनापति मलिक कफूर, अलाउद्दीन के सेनापति मलिक कफूर, अलाउद्दीन के सेनापति मलिक कफूर, सेनापति मलिक कफूर दक्षिण भारत के अभियान के समय, दक्षिण भारत के अभियान के समय झारखंड क्षेत्र, ब्रैकेट में छोटा नागपुर, सिंहभूम दोनों लिखना है। क्या बोले? मलिक कफूर झारखंड क्षेत्र, ब्रैकेट देके क्या लिखना है? छोटा नागपुर और सिंहभूम। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक कफूर दक्षिण भारत के अभियान के समय झारखंड क्षेत्र, ब्रैकेट देके लिखना है छोटा नागपुर और सिंहभूम, ब्रैकेट बंद, से होकर गुजरा था। से होकर क्या हुआ था? गुजरा था। कौन गुजरा था? मलिक कफूर। किसका सेनापति था? क्या कहा जाता है इसको? हजार दिनारी। इतिहासकार ऐसे भी मानते हैं कि यही भाई साहब था जो कोहिनूर का हीरा लेके आया था। कुछ लोगों का मानना है कि कोहिनूर हीरा को भी लाने वाले कौन थे? साउथ से नॉर्थ मलिक कफूर थे। क्या? वो तो बाद में गया उनके पास, और वहीं पे किसी राम कुछ नाम था, साउथ के कोई महाराजा थे, उनके पास से लेके आए थे, गोलकुंडा के आसपास। क्योंकि कहा जाता है कि जो हमारा हीरा है वो गोलकुंडा के खान से निकला था, उस साइड से ही बात किया जाता है। क्या? हाँ, कुछ जगह का नाम है। चलिए अब नोट करके एक पॉइंट लिखना है। नोट, NOT नोट डालना है, 200 रुपया वाला। हाँ, नोट डाल के क्या लिखना है? लिखिए कि अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल का, अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल का पहला शासक था। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल का पहला शासक था जिन्होंने झारखंड क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली, जिन्होंने झारखंड क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि इनडायरेक्टली कंट्रोल स्थापित किया था, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित किया था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिन्होंने झारखंड क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रूप से क्या बनाया था? नियंत्रण स्थापित किया था। हो गया? चलो, तो खिलजी वंश का और कोई इतिहास तो है ही नहीं। अलाउद्दीन खिलजी मेन शासक था, इसके बाद खत्म। इसके बाद कौन आएगा? कौन सा वंश? तुगलक वंश, सैयद वंश, सॉरी गुलाम वंश। गुलाम वंश के पास आप लोग वो ट्रिक तो याद किए होंगे, गुलाब खिले तो बस सुगंध ले लो। तो गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, फिर सैयद, फिर लोधी, फिर बाबरा। उसके बाद कौन आ जाता है? बाबर आएगा ना, बाबर आ जाएगा उसके बाद। चलिए, यानी अब हम लोग लगाएंगे हेडिंग तुगलक वंश के समय काल में झारखंड। तुगलक वंश के समय काल में झारखंड। जब खत्म हो जाएगा तो रिवीजन करने का एक तरीका बनाना है। हम बार बार कहते हैं सिर्फ ट्राइबल्स, कभी भी किसी ट्राइबल्स को आधा रिवीजन नहीं करना है। अगर संथाल उठाए हैं तो दुनिया इधर से उधर चला जाए, संथाल को कंप्लीट करके छोड़ना है।
तो जब हम लोग का ये खत्म हो जाएगा तो रिवीजन कैसे होगा? अगर दिल्ली सल्तनत उठाएं तो अगर हम स्टार्ट कहां से करेंगे? गुलाम वंश। तो गुलाम वंश से लोधी वंश को झारखंड के रेस्पेक्ट में एक ही बार में रिवीजन करना है। अगर काट कट के रिवीजन किए तो पता चला कि कभी फेनुकन खिलजी के पास पहुंच गया तो कभी गुलाम वंश में चला गया, कौन कहां जाएगा पता ही नहीं चलेगा कि हरिकन कहां था और टिहरीकन कहां था, विराटकन कहां था, पूरा मिक्सअप हो जाएगा। तो जब भी रिवीजन करे तो पूरा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? तुगलक काल में झारखंड। तुगलक, बड़ी आप लोग बोलते हुए सुने होंगे कि तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया है, सुनते होंगे ना? ऐसा क्यों? क्या होता है तुगलकी फरमान? जैसे अगर हम आज एगो फरमान जारी करें, कल से 7 घंटा क्लास होगा, हाँ, तो यही क्या है? तुगलकी फरमान है, जिसको कोई एनालाइजिंग नहीं होता है, कोई एनालाइजिंग नहीं, मतलब खाली क्या कर दो? फरमान जारी कर दो कि आज से ऐसा होगा, क्यों होगा, काहे होगा, कैसे होगा, खाली बोल देना है। तुगलकी फरमान है ना। तो तुगलक वंश के समय काल में झारखंड क्या था, यही हम लोग को जानना है। अब देखिएगा, तुगलक वंश के संस्थापक कौन? गयासुद्दीन तुगलक। जो नहीं जानते हैं वो लिखते चलेंगे, बाकी डिटेल्स में पढ़ेंगे हिस्ट्री में। तुगलक वंश के संस्थापक कौन? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, इतना अच्छा तो नाम है, गयासुद्दीन तुगलक। जिस समय का जैसा चलन था वैसा ही राम होता था, है ना। और जापान वाले को जाके हम अपना नाम बोलेंगे तो लोग कैसा चिढ़ जाएगा कि ये कैसा नाम है सोमनाथ, क्या छूट गया? अच्छा तुगलक हो गया। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक हो गया ना। चलो, भाई साहब राजा बना, पूरा दिल्ली सल्तनत का ये जो तुगलक वंश रहता है बहुत लंबे टाइम पीरियड में रहता है, ठीक है। और दूसरी बात है कि अपना जो क्षेत्र होता है, एरिया, तुगलक वंश के समय काल का क्षेत्र भी बहुत बड़ा था, नॉर्थ से लेकर साउथ। इसी समय आपको मिलेगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होगी हरिहर बुक्का के द्वारा। तुगलक वंश में क्या बनेगा? विजयनगर साम्राज्य बनेगा, फिर बहमनी साम्राज्य बनेगा। पढ़िएगा आप लोग हिस्ट्री में, वो अलग बात है। अभी यहाँ देखिए, तुगलक वंश के संस्थापक कौन? गयासुद्दीन तुगलक। बस सेम टू सेम को मतलब कहानी होगा। एक वंश को हटा के दूसरा वंश आया तो उसका पहला काम क्या होगा? गद्दी बचाना, कि भैया किसी तरह से गद्दी में बैठे रहें। पता चला कि हम आक्रमण करने गए, चेयर लेके कोई भाग गया, मतलब गद्दी में कोई और बैठ गया, कहानी तो हो सकता है। यानी इन्होंने भी क्या करेगा? केवल अपने आसपास के क्षेत्र को, और जो उस समय आक्रमण हो रहा था, उस समय देखिए होंगे आप लोग, अरब क्षेत्र से बहुत आक्रमण होगा, हुनों का आक्रमण होगा, लगातार जो आक्रमण होगा उसको रोकने का प्रयास कौन करता है? गयासुद्दीन तुगलक। पढ़िएगा आप लोग हिस्ट्री में, तो हम लोग सीधा कह सकते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक के समय काल में झारखंड क्षेत्र पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, कोई आक्रमण नहीं हुआ। लिख लीजिए कि गयासुद्दीन तुगलक के समय काल में, गयासुद्दीन तुगलक के समय काल में झारखंड क्षेत्र में, गयासुद्दीन तुगलक के समय काल में झारखंड क्षेत्र में किसी भी प्रकार का, गयासुद्दीन तुगलक के समय काल में झारखंड क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई आक्रमण, किसका मतलब? सल्तनत लोगों का, हाँ, दिल्ली सल्तनत का आक्रमण नहीं हुआ था। ऐसा नहीं कि उससे झारखंड में आपस में लड़ाई नहीं हो रहा था, आपस में लोग लड़ रहे थे, मतलब बाहर से कोई आक्रमण ये नहीं किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने झारखंड में कोई आक्रमण नहीं किया था, ना ही झारखंड से टैक्स लिया था। अच्छा, इसी के समय से एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था, जो कहते हैं दिल्ली अभी दूर है, कहते हैं ना किसी को, जब भी कोई कुछ कहता है तो क्या कहते हैं? उड़ो मत, दिल्ली अभी दूर है। बात कर रहे हो और जहां तुमको पहुंचना है बहुत गैप है, बहुत पहुंच जाओ
फिर आगे बात करना। इसी के समय में डायलॉग हुआ था। गयासुद्दीन तुगलक जब अपना अभियान के लिए निकला था तो इनका बेटा का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक के बेटा कौन रहता है? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। हम अपना जनरल कंपटीशन का पढ़ाई स्टार्ट किए थे अपना जीवन में, तो सबसे पहला टॉपिक यही था, गयासुद्दीन तुगलक। और सीधा हिस्ट्री का क्लास, और यहाँ पे क्लास में कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। हाँ, पर हमारे सर बहुत अच्छे थे। तुगलक के तुगलक इनका बेटा है और ये सफर में गया है। मोहम्मद बिन तुगलक को राजा बनने का सपना स्टार्टिंग से ही चढ़ गया था कि हाँ, कि गयासुद्दीन तुगलक के बाद राजा कौन बनेंगे? हम ही बनेंगे। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक का कहना था कि भैया अभी हम राजा है, पिता अभी जिंदा है, पिता के देहांत के बाद तुम बनोगे ना, अभी से क्यों छटपटा रहे हो? भाई मुन्ना वाला, ये गद्दी हमको दे दीजिए। देखिए ना मिर्जापुर, देखे होंगे ना, वैसे ही। और यहाँ देखिएगा, ये मोहम्मद बिन तुगलक, ये जिनके हेल्प लेते थे, जिनसे ये अपना गुरु मानते थे, जिनसे चर्चा करते थे, उनका क्या नाम था? निजामुद्दीन औलिया शायद। हाँ, निजामुद्दीन औलिया। हाँ, ये किनसे सलाह लेते थे? निजामुद्दीन औलिया। क्या लिख दे रहे हैं? ये क्या हो गया? इनके साथ में कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। तो गयासुद्दीन तुगलक बेचारा पिताजी है, पिताजी को लग रहा होगा कि मेरा बेटा को बिगाड़ दे रहा है औलिया साहब। MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक, इनको क्या लग रहा होगा कि मेरा बेटा को कौन बिगाड़ रहा है? निजामुद्दीन औलिया बिगाड़ दे रहा है। तो ये औलिया को एक फरमान भेजा, गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया को एक फरमान भेजा कि भैया जब तक हम दिल्ली पहुंचे उससे पहले आप दिल्ली छोड़ के भाग जाओ। ये सफर में निकला हुआ था कि जब तक हम पहुंचेंगे तब तक आप दिल्ली छोड़ के भाग जाओ। तो इन्होंने उस समय डायलॉग दिया था, हनुजे दिल्ली दरस्तो, दिल्ली अभी दूर है, जो आज भी हम लोग यूज करते हैं ना। तो वही फरमान था, दिल्ली अभी दूर है, हनुजे दिल्ली दरस्तो। और लास्ट में होता भी है। ये दोनों मिलके साजिश रचता है और गयासुद्दीन तुगलक के सम्मान में एक बड़ा सा महल बनवाता है। और महल को ऐसा बनाता है कि महल का जो मेन गेट है वो हल्का सा नीचे रहेगा, और जैसे उसमें टच होगा पूरा का पूरा महल ढह जाएगा। और जब गयासुद्दीन तुगलक एंटर करेगा एकदम हाथी में चढ़ के, और जैसे ही एंटर करेगा पूरा का पूरा महल उसके ऊपर गिर जाएगा और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाएगी। और नया बादशाह कौन बनेगा? मोहम्मद बिन तुगलक। तो कहानी का आगे बढ़ाया जाए, यानी नया बादशाह कौन बना? मोहम्मद बिन तुगलक। टेंशन मत लीजिए, ये सब कहानी आप लोग हिस्ट्री में फिर पढ़िएगा, इतिहास में आपको फिर पढ़ाया जाएगा कैसे कैसे कहानी आगे बढ़ा, इतिहास वाले क्लास में पढ़िएगा। यहाँ देखिए, तो अब नया राजा कौन बना? मोहम्मद बिन तुगलक। अब इनके बारे में कुछ पॉइंट जान लीजिए। इनको सबसे पढ़ा लिखा कहा जाता है, लेकिन पढ़ा लिखा मूर्ख। इनको क्या कहा जाता है? पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता है। पूरे दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित व्यक्ति था, जितना राजा बनाया, अलाउद्दीन खिलजी, जलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, बलबन, उसके बाद कौन बनेगा? फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, जो भी राजा बनेगा सबसे शिक्षित कौन था? यही था, मोहम्मद बिन तुगलक। पढ़ा लिखा था, पर लोग इनको क्या कहते थे? पढ़ा लिखा पागल सुल्तान। पढ़ा लिखा मूर्ख भी बोल सकते हैं इसको आप, या फिर क्या बोलिए, पागल सुल्तान बोलता था इसको। कुछ तो इसको रक्त पिपासु कहते थे। मोहम्मद बिन तुगलक को कुछ लोग क्या कहते थे? रक्त पिपासु। जब आप लोग हिस्ट्री में पूरा डिटेल्स में पढ़िएगा मोहम्मद बिन तुगलक, तो आपको लगेगा कि व्यक्ति अच्छा था, भाग्य ने साथ नहीं दिया। जो काम करने गया उस समय कुछ उल्टा हो गया। जैसे कहा ना कि इस एरिया में बहुत खेती हो रहा है, कहा कि इस एरिया में 40% टैक्स लगेगा, बोल के तो चल दिया, उस साल पानी ही नहीं हुआ। अब पानी नहीं हुआ, सूखा पड़ गया। अब वहां का लोग, एक तो खेती अच्छा से हुआ नहीं, 40% टैक्स मांगने आया,
बोला ना खाएंगे ना खाने देंगे, फसल में ही आग लगा दिया कि हम भी भूखे मरेंगे, तुमको भी टैक्स नहीं देंगे। इस तरह का टेंडेंसी हो गया। करेंसी जारी किया था, टोकन करेंसी। पढ़िए कि इन्होंने क्या लेके आया था, टोकन करेंसी। कि अब क्या होगा, करेंसी चलेगा, सिक्का टाइप का। लोग अपना घर में करेंसी बना के बेचने लगे, क्योंकि करेंसी जो करेंसी जो बनाया ना, कोई सिंबल देना भूल गया, खाली गोल गोल करेंसी हर कोई बना लिया। बाद में इनको क्या करना पड़ा, सबसे मांगना पड़ा कि करेंसी दो, बदले में सोना चांदी लो। तो करेंसी मार्केट में चलने लगेगा तो जिसको घट रहा है बनाओ। 200 रुपया बनाओ जी, आलू लाना है, आराम से बनाओ और ले जाओ। घर घर में क्या बन गया था, टकसाल बन गया था। ये कहानी था। ये राजधानी परिवर्तन करता है, कहां ले गया था, देवगिरी। इनको लगता है क्योंकि तुगलक वंश के क्या बताएं, एरिया सबसे बड़ा था, और सबसे बड़ा जो सल्तनत का क्षेत्रफल था मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल में हुआ था। बहुत बड़ा एरिया, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। तो इनको लगा कि दिल्ली पूरा उत्तर में हो गया है, मिडिल में रहते हैं, देवगिरी चलते हैं, दौलताबाद के आसपास चलते हैं, तो वहां थोड़ा सा क्या रहेगा, दोनों तरफ कंट्रोल हो जाएगा, नॉर्थ में भी हो जाएगा, साउथ में भी हो जाएगा। और वही बात है, अब पंजाब में कोई एकदम मक्के की रोटी और सरसों साग वाले को इडली और सांभर खिलाइएगा तो कितना दिन टिकेगा, दिक्कत तो है। तो वहां के जब सेना यहाँ पे आए तो क्लाइमेट में सूट ही नहीं कर पाए। अभी तो फिर भी लोग इधर से वहां आना जाना करते, तो क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट, भाषा, खान पान हम लोग जान रहे हैं। हम ही लोग का सोच के देखिए, आज से 70 साल 80 साल 100 साल पहले अगर कोई आपको यहाँ पे झारखंड में इडली डोसा खिलाता तो हम लोग के लिए धुसके ठीक है, सिंपल सा बात है। यहाँ का धुसका खाना है, गुलगुल्ला है, ये हम लोग को पता है। अब यहाँ के लोग को हाँ बोतल भात है, सिंपल बात है, जो हमारा खाना है। अब पता चला उस समय, अब तो पता है ना। अब तो यहाँ पे रहते हैं तो शौक से क्या खाते हैं, डोसा खाते हैं, इडली खाते हैं। तो साउथ में भी जाइएगा, डोसा इडली खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पर आज से 100 साल पहले हो सकता है बहुत दिक्कत होती। तो वही कंडीशन हुआ था। इनके समय में जितना पढ़िएगा सब ऐसा ही पढ़िएगा। खैर, हम लोग को क्या पढ़ना है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल में झारखंड। क्लियर? आइए चर्चा करते हैं हम लोग झारखंड के रिस्पेक्ट में। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक भी अपना सेनापति को भेजेगा कि जाओ भैया झारखंड क्षेत्र से क्या लेके आओ, टैक्स लेके आओ। ठीक है? और मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति कौन, मलिक बयां। अब नाम हम क्यों एक साथ रिवीजन करने बोले थे कि आपको दोनों नाम एक ही बार दिखा कि अलाउद्दीन खिलजी के समय मलिक छज्जू और मोहम्मद बिन तुगलक के समय मलिक बयां। नहीं तो छज्जू कब बयां हो जाएगा, बयां कब छज्जू हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। मलिक काफूर भी है, बिल्कुल सही बोले। यहां कौन है, मलिक बयां। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको भेजा, अपने सेनापति मलिक बयां को भेजा। लिखिए लिखिए कि मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति, ऐसे लिखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सेनापति मलिक बयां को, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सेनापति मलिक बयां को झारखंड क्षेत्र में आक्रमण करके, अपने सेनापति मलिक बयां को झारखंड क्षेत्र में आक्रमण करके कर वसूलने का आदेश दिया था। कर वसूलने का आदेश दिया था। यहां देखिए एक पॉइंट आपको और क्लियर होना चाहिए। कभी कभी आपको सेनापति देगा, कभी कभी आपको सीपीए सलाहकार देगा। क्या कहेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के कौन है, ये सीपीए सलाहकार। हाँ, मलिक बयां वही है। सीपीए सलाहकार कौन है, मलिक बयां।
मलिक बयां। अब इनके बारे में क्या कहा जाता है कि ये आक्रमण करते हुए आया और हजारीबाग तक पहुंचा, और हजारीबाग का दो इलाका था, छय और चंपा। कौन सा इलाका? छय और चंपा। इन दोनों को बिहार सूबा में मिला दिया। किसमें मिला लिया? बिहार सूबा में मिला लिया। किसको? छय और चंपा को। और छय और चंपा का जो देखरेख है वो एक नए व्यक्ति को दे दिया जिसका नाम था फतेह खान दौला। क्या कह रहे हैं हम लोग कि मोहम्मद बिन तुगलक का सीपीए सलाहकार कौन है? मलिक बयां। मलिक बयां। और मलिक बयां आता है और झारखंड क्षेत्र में आक्रमण करके किस क्षेत्र को जीतता है? हजारीबाग वाला क्षेत्र। चाय चंपा बोलिए, वही है। हजारीबाग के किस क्षेत्र को जीतता है? चाय चंपा क्षेत्र को जीतता है। कौन जीता? मलिक बयां। ये जो मलिक बयां भाई साहब है ये हजारीबाग के चाय चंपा को जीत लेता है, और चाय चंपा को किसके देखरेख में सौंप देगा? फतेह खान दौला। जीता लिख दिए, जीता। किसको जीता? हजारीबाग के चाय चंपा को, और जीतने के बाद किसको दे दिया? फतेह खान दौला। फतेह खान दौला को दे दिया। किसको दे दिया था? फतेह खान दौला को दे दिया था। बताइए, अभी आ रहे हैं। हाँ, नहीं, इसको जीत के बिहार सूबा, सूबा मतलब क्षेत्र में मिला लिया था, और चाय चंपा को किसके देखरेख में छोड़ दिया? फतेह खान दौला। मतलब इसका प्रतिनिधि के रूप में कौन बैठ गया? फतेह खान दौला। फतेह खान दौला। ये तो एक तरफ का कहानी है, हजारीबाग तरफ का। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा राजमहल तरफ की चर्चा करें, किधर चले जाए? राजमहल तरफ चले जाए, उधर का कहानी क्या है देखिए। तो संथाली स्रोत के अनुसार, किनके अनुसार? संथाली स्रोत के अनुसार इनके अनुसार कि मोहम्मद बिन तुगलक का एक और सेनापति आया था, उसका नाम क्या था? इब्राहिम अली। संथाली स्रोत के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक का ही सेनापति था इब्राहिम अली, जिन्होंने किस पर आक्रमण किया था? राजमहल यानी संथाल परगना क्षेत्र पर। और क्या कहते हैं हम लोग, जो वो इलाका होता है पश्चिम बंगाल के आसपास से हटा हुआ जो इलाका था, उस सब में क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। बीघे के किले पर क्या कर लिया था उन्होंने? कब्जा कर लिया था। तो क्या लिखेंगे? संथाली स्रोत के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक के एक और सेनापति, संथाली स्रोत के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक के एक और सेनापति इब्राहिम अली ने, किसने? इब्राहिम अली। एक्चुअल में किसी को भी यहां पे आक्रमण करने का मेन रीजन झारखंड को लूटना नहीं था, झारखंड के रास्ते पर कंट्रोल चाहता था कि बाद में हम बंगाल जा पाए, बाद में हम उड़ीसा जा पाए, दक्षिण भारत जा पाए। क्योंकि झारखंड उस समय क्या कर रहा है? बफर स्टेट की तरह बिहेव कर रहा है, नॉर्थ को साउथ से जोड़ने का काम कर रहा है, बफर स्टेट है, तो वैल्यू बहुत हो जाता है। आज के समय में कौन? हमारा भूटान, नेपाल है ना, बफर स्टेट टाइप का। इंडिया और चाइना के बीच में दोनों तरफ से पैसा मिलता है उसको। तो संथाली स्रोत के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति कौन? इब्राहिम अली ने संथाल परगना क्षेत्र पर, संथाल परगना क्षेत्र पर आक्रमण किया था। कौन आक्रमण किया था? इब्राहिम अली ने संथाल परगना क्षेत्र पर आक्रमण किया था। याद रहेगा? और
बीघा के किले पर, कौन सा किला बोलेंगे? बीघा के किले पर, बीघा के किले पर अपना अधिकार कर लिया था। बीघा के किले पर क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया। लेकिन ये भी तो सोचने वाली बात है ना, हजारीबाग तक आया, चाय चंपा को जीता, तो छोटानागपुर क्यों नहीं आया? उस समय छोटानागपुर क्यों नहीं आया? उस समय छोटानागपुर के राजा बहुत ही प्रतापी शासक थे। क्या नाम था? हरिकर। कौन होंगे? हरिकर। इसके बाद फिर सैयद वंश के समय आएंगे प्रतापकर्ण, विराटकर्ण और छत्रकर्ण। उसके बाद आएंगे 15वीं शताब्दी में, है ना। अभी हम लोग कहां पे हैं? 1300 के आसपास है ना, 1300 के आसपास चल रहे हैं, 1400 पहुंचे नहीं है। तो अभी यहाँ पे राजा कौन है? हरिकर। तो लिख लीजिएगा कि तुगलक वंश के समय काल में, तुगलक वंश के समय काल में, तुगलक वंश के, ठीक है, तुगलक वंश के समय काल में झारखंड क्षेत्र में, मेनली किसके समय हम कह रहे हैं? पूरा तुगलक वंश के समय काल में कह रहे हैं। तुगलक वंश के समय काल में झारखंड क्षेत्र में प्रतापी शासक, प्रतापी शासक हरिकर्ण। हरिकर्ण से पहले था क्या? गुलाम वंश के समय ना हरिकर्ण था। हाँ, ये लिखिए, टिहरी कर्ण या फिर टिहरी कर्ण। गुलाम वंश के, सॉरी, तुगलक वंश के समय काल में झारखंड क्षेत्र में प्रतापी शासक कौन थे? हमारा टिहरी कर्ण। इसके बाद फिर कौन आएंगे? प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण, विराटकर्ण, हाँ, पृथ्वीकर्ण, फिर आएंगे शिवदास कर्ण। वो तो बहुत ही महान शासक होंगे। क्लियर है? तो क्या पढ़े हम लोग कि जो भी तुगलक वंश, हाँ, तुगलक वंश के समय काल में झारखंड क्षेत्र में किसका शासन था? टिहरी कर्ण का शासन था। क्योंकि क्या थे? बहुत ही प्रतापी शासक थे, है ना। देखो, टिहरी कर्ण, हरिकर्ण ऐसा लग रहा है क्या? इसलिए गड़बड़ हो जा रहा है, टच छूट जा रहा है। कौन थे यहाँ पर? टिहरी कर्ण थे। और जब गुलाम वंश का था उस समय कौन थे? हरिकर्ण थे। बीच में कौन बने? बेनुकर्ण और फेनुकर्ण, फेनुकर्ण और बेनुकर्ण। तो बस तुगलक वंश के बाद, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन आएगा? फिरोज शाह तुगलक। लगाइए हेडिंग, फिरोज शाह तुगलक। अच्छा, अंधेरा हो गया।